थॉमसन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन साहब कहे कि एटम स्फेरिकल होता है। एटम इज स्फेरिकल लाइक ए वाटरमेलन, तरबूज के जैसा। मास ऑफ स्फेयर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से इसका मास बना हुआ है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन से मास बना हुआ है। ये स्फेरिकल होता है लाइक दिस। पूरा स्फेरिकल, जैसे तरबूज होता है स्फेरिकल। और इसका मास किस चीज से बना हुआ है? प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन्स इसमें घुसा हुआ है। वैसे ही जैसे वाटरमेलन में वाटरमेलन का सीड घुसा हुआ रहता है ना। ये वाटरमेलन बन गया और इसमें सीड्स घुसा रहता है लाइक दिस। ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घुसा हुआ है ना। एटम्स लुक लाइक ए स्फीयर। तरबूज थोड़ा पीला भी होता है, कहीं कहीं पे पीला बना देते हैं थोड़ा। ये ऐसे बताए एटम्स होते हैं, है ना। एटम्स लुक लाइक ए स्फीयर। आज तक इनको कौन सा बात सही है? तो एक बात आज तक सही है कि एटम इज स्फेरिकल, है ना। थॉमसन मॉडल का एक बात आज तक सही है कि एटम इज स्फेरिकल। अब एटम इज स्फेरिकल, मास ऑफ अ स्फेयर consists from proton while electrons are embedded into it, just like seeds of वाटरमेलन। एम्बीडेड और पर्डेड उसी को बोलते हैं, पर्डेड इन द मास ऑफ वाटरमेलन। है ना। तो अभी तक यदि हम लोग वॉल्यूम ऑफ एटम निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एक बात तो अभी तक हम लोग यही करते हैं, आर रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम निकालने से वॉल्यूम ऑफ एटम निकल जाएगा। और भी सुन लेना, आजकल देख रहे नीट में एक फैशन सा चल गया कि कौन सा बात थॉमसन साहब नहीं कहे थे। इस साल भी सवाल थे, तो थॉमसन साहब इसके अलावा कुछ नहीं कहे थे। ये कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये सब कोई बात नहीं किए थे, ठीक है। बस इतना ही बात कहे थे।
तो 4 ऑप्शन देता है ना, तो बाकी के ऑप्शंस के बारे में जानकारी आपको है नहीं है, तो इसको सोचना पड़ता है। तो उसके लिए बताएं, इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था कि कोई न्यूक्लियस वगैरह होता है, आगे रदरफोर्ड साहब कहते है ना, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको लगेगा अरे हाँ न्यूक्लियस तो हो भी करता है, थॉमसन साहब कहेंगे। थॉमसन साहब ये सब कुछ नहीं कहें। थॉमसन साहब सिर्फ ये कहें कि एटम, देखो एक बात ऐसे समझना चाहिए, मॉडल 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 कहने का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे गांव घर का एक मॉडल बनाना होता था स्कूल में, थर्मोकोल लेते थे, 10-5 ठो झोपड़ी बनाते थे थर्मोकोल से, एक मेढ़ बना देते थे, 10-20 वो तार का पेड़ दिखा देते थे और स्कूल लेके चले जाते थे, सर देखिए गांव का मॉडल है। जरूरी थोड़े है कि सब बच्चा यही मॉडल लेके गया होगा, कोई 2-4 ठो झोपड़ी टाइप का घर भी बनाएगा, एक आध गो बिल्डिंग को दिखा देगा, 2-4 गो आदमी को लोटा ले जाते दिखा देगा, बस सर ये देखिए गांव ये है। तो ये मॉडल कहने का मतलब बस इतना ही होता है। तो थॉमसन साहब जो मॉडल दिखाए कि एटम कैसा होता होगा, तो उनको बिना कुछ किए बता दिए कि एटम स्फेरिकल होता है। इट इज जस्ट लाइक ए तरबूज, तरबूज का लाल लाल मास जो है प्रोटॉन से बना है और इलेक्ट्रॉन उसके सीड जैसा उसी के मास में घुसा हुआ है। देन आफ्टर डिस्कवरीज आर अकर्स, प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी हुई कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, अलग न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, ये सब बात अलग है। ठीक है, नेक्स्ट रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पहले रेडियो एक्टिविटी थोड़ा सा जान लेंगे। हालांकि रेडियो एक्टिविटी है नहीं इस चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी जानना होता है, काम देगा फिजिक्स में भी, मॉडर्न फिजिक्स में। ये अल्फा रेज कहां से लेके आए, इसके लिए रेडियो एक्टिविटी जान रहे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या हुआ कि डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी का फिनन डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। बैक्यूरेल है ना, हेनरी बैक्यूरेल, स्पेलिंग थोड़ा देखना होगा। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल, बैक्यूरेल साहब क्या किए, देखिएगा एक्सपेरिमेंट समझिएगा, दिमाग में रह जाएगा बात। एक वुडन बॉक्स लिए, पहले घर में लकड़ी का बक्सा बनता था, चौकी बनाते रहते थे दादाजी लोग, तो उसी समय लकड़ी का बक्सा भी बनवा लेते थे। लकड़ी का बक्सा, वुडन बॉक्स, ऊपर में लेड सीट है, वुडन बॉक्स, यहां पे एक सबस्टांस रख देना है, ब्लैक पेपर से रैप करके, साल्ट ऑफ यूरेनियम, KuSO4 होल्टो, पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट कहते हैं। पोटेशियम यूरेनाइल सल्फेट,
और इसको कवर कर दिए लेड शीट से। अब यहां से एक्सपोर्ट करके चला गया वो मच्छर, बताइए, अभी बहुत तंग कर देगा। अब यहां से एक बंडल ऑफ रेज निकला, यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट लगाए। देखो फोटोग्राफिक प्लेट का फीचर होता है कि जब तक कोई रेज उससे नहीं पास करे उसमें कोई दाग धब्बा दिखाई नहीं देगा। बैक्यूरेल साहब इतना सेटअप करके कमरे को कर दिया बंद चारों तरफ से, ऐसे समझो बाहर से कोई रेज नहीं आ रहा है, बाहर से कोई रेज नहीं आ रहा है। इस फोटोग्राफिक प्लेट कहने का मतलब होता है एक्सरे का सीट। फोटोग्राफिक प्लेट कहने का मतलब एक्सरे का सीट। यदि इस पर कोई रेज पास करेगा तो एक्सरे में जैसा भूत जैसा हड्डी दिखाई देता है, वैसे ही यहां पर ही धब्बा दिखाई देगा। रेज कहीं बाहर से आ नहीं रहा था और इस पे धब्बा दिखाई पड़ा। फोटोग्राफिक फिल्म पे स्कर्स दिखाई पड़े। बैक्यूरेल साहब कहे कि जो सबस्टांस रखे इसी से कोई रेज निकला है और ये रेज, ये बंडल ऑफ रेज इस तरह से पास किया जिसके वजह से फोटोग्राफिक फिल्म पे क्या आ गया, धब्बा आ गया। दीज रेज बाई बैक्यूरेल नोन एज बैक्यूरेल रेज, भाई साहब का स्पेलिंग, बैक्यूरेल रेज, बैक्यूरेल रेज ठीक है, इसको बैक्यूरेल रेज कह दिया। ये जो फेनोमेनन हुआ उस फेनोमेनन को क्या कह दिया, रेडियो एक्टिविटी। फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ, phenomenon of emission of active radiation from the substance known as radioactivity and such substance is known as radioactive substance। इसमें जो यूरेनियम दिखाई दे रहा है ये रेडियो एक्टिव है, इससे स्पॉन्टेनियसली इमिट होता है अल्फा बीटा गामा रेज, यानी रेडियो एक्टिव रेज अपने आप, है ना, इससे इमिट करवाने के लिए कुछ नहीं है, अपने आप। तो स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन from the substance, from the substance, a spontaneous emission of active radiation from the substance, phenomenon known as radioactivity the radiation are known as बैक्यूरेल रेज और radioactive रेज and the substance
which emit these radiation known as radioactive substance। और रेडियोएक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियोएक्टिविटी is an example of first order rate of reaction। लिख लिया?
अब ये बैक्यूरेल रेज का नेचर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में काम देगा, इस टिक कर लेना। रदरफोर्ड इनको मिल गए बैक्यूरेल साहब को, बताए कि वो नाम आप रख दिए बैक्यूरेल रेज, बताइए उस रेज की प्रॉपर्टीज क्या है। बैक्यूरेल साहब कहे कि वो तो नहीं जानते भाई, तो डिस्कवर तो कर दिए रेडियो एक्टिविटी, नाम हम अपने नाम पे रख दिए। अब रदरफोर्ड साहब का काम स्टार्ट हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ बैक्यूरेल रेज और रेडियो एक्टिव रेज स्टडीड बाय रदरफोर्ड। ये कितना छुपा हुआ क्वेश्चन है। इस रेडियो एक्टिव रेज का स्टडी या प्रॉपर्टीज के बारे में कौन बताए हैं? रदरफोर्ड साहब बताएं, बैक्यूरेल साहब नहीं बताएं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो एक्टिव रेज और बैक्यूरेल रेज स्टडीड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब क्या किए? रदरफोर्ड साहब क्या किए कि उन्हीं का पूरा एक्सपेरिमेंट उसमें लगा दिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, बस काम इतना ही किए। नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स होता है, और कुछ तो है नहीं, है ना। जैसे कि दो तार है, दोनों तार लेके खड़ा हो जाए, कहीं छू के दिखाओ, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब रदरफोर्ड साहब को तीन अलग अलग स्केल्स दिखा, तीन अलग अलग स्केल्स दिखा। सम ऑफ द रेडियो एक्टिव रेज deflected towards negative plate of electric field. Such rays must carry positive charge and known as alpha rays. Some of the rays deflected towards positive plate of electric field must carry negative charge particle and coldness, and the rays which neither deflected towards negative or positive plate contain neutral particle and called as gamma rays. तो वही जो बैक्यूरेल रेज था वो तीन तरह के रेज में क्लासीफाई हो गया, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। और ये भाई साहब रदरफोर्ड साहब के, और यही रदरफोर्ड साहब अल्फा रेज लेके अपना एक्सपेरिमेंट किए, जिसको रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट कहते हैं। The radioactive rays which deflected towards positive plate of electric field
must carry yeah, the radioactive rays which deflected towards negative plate of electric field must carry positive charge particle and known as alpha rays. Beta rays. The radioactive rays which deflected towards positive plate of electric field must carry negative charge particle and known as beta rays, gamma rays. ये बंडल ऑफ रेज, ये पहले तो सब सीधा ही जाता है, अब इसी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये स्प्लिट कर जाता है। तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके रदरफोर्ड साहब
बैक्यूरेल साहब का नाम खराब कर दिए समझिए। तो रदरफोर्ड को सब लोग जानता है, ज़्यादा लोग जानता है। ठीक है। अब अल्फा बीटा गामा रेज का कुछ प्रॉपर्टीज। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, इसमें नेचर ऑफ पार्टिकल, तो हीलियम न्यूक्लियस अल्फा रेज में कौन सा पार्टिकल होता है? हीलियम न्यूक्लियस। बीटा रेज में इलेक्ट्रॉन, और इसमें गामा पार्टिकल ही बोला जाता है। सैंबल, हीलियम 2+, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम एटम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए तो सिर्फ बच गया हीलियम न्यूक्लियस। तो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इसमें, एटम नहीं। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? हीलियम न्यूक्लियस। यहाँ पे मास और चार्ज भी लिख देते हैं, 2 और 4। इलेक्ट्रॉन -1 0 है ना, और यहाँ पे ऐसे गामा 0 0। चार्ज +2 यूनिट, -1 यूनिट, 0। मास 4 mu, मासलेस, मासलेस है ना। इसके अलावा पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेज का सबसे कम, बीटा रेज का मोर देन अल्फा रेज, और ये मैक्सिमम, गामा रेज का मैक्सिमम। आयोनाइजेशन पावर अल्फा रेज का मैक्सिमम लेस देन बीटा रेज, और यहाँ पर नो आयोनाइजेशन पावर। देखो आयोनाइजेशन पावर कहने का मतलब किसी को आयन में कन्वर्ट कर देने का पावर। तो अल्फा रेज को मैक्सिमम इसलिए कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, बीटा रेज को 1 नेगेटिव है इसलिए उससे कम, और गामा रेज में चार्ज ही नहीं है इसलिए उसको आयोनाइजेशन पावर नहीं होता है। पेनिट्रेशन पावर को भी समझ लो एक बार मेरी तरह से। मास ज्यादा
तो मास यदि ज़्यादा है तो उसको पेनिट्रेशन पावर क्या होगा, कम, धंसने की, मास पेनिट्रेट मतलब घुस जाना, तो मिनिमम होगा। और मास बहुत ही कम है इसलिए मैक्सिमम होगा। जितना हल्का बॉडी पेनिट्रेशन पावर उतना ज़्यादा। अब एक बात और आता है, वेलोसिटी यानी स्पीड। अल्फा रेज का स्पीड 1/100 गुना वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट समझ रहे होंगे कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बीटा रेज की 1/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और ये इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। गामा रेज वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। लेस देन अल्फा रेज। क्लियर? क्लियर? नाउ बड़े अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा रेज का जो इमिशन होता है इससे क्या होता है। तो
नेक्स्ट, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। गिवन बाय सॉडी एंड फैजन। सॉडी, इन्होंने कहा कि यदि कोई एलिमेंट एक अल्फा रेज इमिट करता है तो पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप लेफ्ट चला जाता है, और यदि कोई बीटा रेज इमिट करता है तो एक ग्रुप राइट आ जाता है। दैट इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। यदि कोई एलिमेंट एक अल्फा रेज इमिट करेगा तो दो ग्रुप लेफ्ट हो जाएगा। व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट emit alpha rays that displaces two group left in the periodic table, while when an atom of element emit beta rays that displaces one group right in the periodic table। अब जैसे सुनोगे, पहले नाइट्रोजन 7-15 नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है, ये एक अल्फा रेज इमिट करेगा। तो एक अल्फा रेज इमिट करने का मतलब है कि हीलियम 4 इससे निकल जाएगा। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। बोरोन है ना, 5 हो गया बोरोन, और 15 में से 4 चला गया तो 11। तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कौन सा है? इधर पीरियोडिक टेबल देखो तो बाल गंगा इंडियन तिलक, कसिए जैसन पढ़बई, नाना पापा और सब बीमार है ना। ये ग्रुप 13, ये ग्रुप 14 और ये ग्रुप 15। तो 15 ग्रुप का एलिमेंट है नाइट्रोजन। एक अल्फा रेज इमिट किया तो क्या बन गया? बोरोन बन गया बाय इमिटिंग अल्फा रेज। तो 2 ग्रुप लेफ्ट नहीं गया, क्या 2 ग्रुप लेफ्ट गया, तो 15 से चला गया 13 में, है ना। तो यही बात ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में कहा गया है। 5th ग्रुप एलिमेंट और ये 13th ग्रुप एलिमेंट। अब नाइट्रोजन 7-15 को ही एक बीटा रेज इमिट करा दो। तो बीटा रेज जब इमिट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन -1 0, तो 7 के बदले 8, 8 - 1 = 7, और ऑक्सीजन का आइसोटोप बन गया 15। तो एक ग्रुप राइट नहीं गया क्या? 15 के बाद 16वां ग्रुप,
ओशो से टेपो चुरा लिया। तो नाइट्रोजन जब एक बीटा रेज इमिट करेगा तो एक ग्रुप राइट चला जाएगा। अब सवाल होता है कि एक अल्फा रेज इमिट किया और वही एलिमेंट फिर दो बीटा रेज इमिट किया सक्सेसफुली, तो एक अल्फा रेज इमिट करके वो चला गया 13 में, फिर एक बीटा रेज तो 14 में, फिर एक बीटा रेज तो वापस उसी ग्रुप में, तो दे प्लेस इन द सेम ग्रुप। 15th ग्रुप और ये हो गया आपका 16th ग्रुप एलिमेंट। ये कहा गया ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ में सॉडी एंड फैजन साहब का। तो जानते हो इस पर एक साइंटिस्ट थे, अस्ट्रैस हॉर्न्स नाम था। अस्ट्रैस हॉर्न्स साहब कह दिए तब तो हम लोग लोहा को भी सोना बना सकते हैं। जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन बना देते हैं, बोरोन बना देते हैं, तो लोहा को सोना भी बना सकते हैं अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करवा करके या उस पर बम्बार्डिंग करके। बोले बिल्कुल, यदि आप न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बदल देंगे तो कोई एलिमेंट कोई भी बन सकता है, क्योंकि जो भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ही निर्धारित कर रही है। नहीं, जैसे कार्बन है तो 6 प्रोटॉन होगा तो कार्बन, 7 प्रोटॉन होगा तो नाइट्रोजन, 8 प्रोटॉन होगा तो ऑक्सीजन, तो 26 प्रोटॉन होगा तो लोहा, और 79 के करीब में प्रोटॉन हो जाए तो सोना। तो हुआ ये कि कोशिश भी किए स्ट्रास साहब, लेकिन इतना न ज़्यादा खर्च में पड़ गए कि बोले वह सोना तो ऐसे ही सस्ता है जैसे मिल रहा है, लोहा से सोना बनाना तो उससे भी भारी काम है। तो इकोनॉमिकल वैल्यूज नहीं के कारण
लिख दिया। अब सुनो, अब इसमें नंबर ऑफ अल्फा रेज इमिशन, यदि कहीं पे निकालना है तो डेल्टा एम बाई 4, रुको 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 रुको, चलिए ठीक है। व्हेन एन एटम ऑफ एलिमेंट emit an alpha particle, they lose 4 AMU as mass while 2 unit as charge। होगा या नहीं? When an atom emit ये बीटा पार्टिकल, they gain 1 unit charge while mass is remain unaffected, है ना। एक एटम यदि बीटा पार्टिकल इमिट करेगा तो 1 यूनिट और मास होगा रिमेन अनअफेक्टेड। अब देखो, नंबर ऑफ अल्फा रेज कहीं से इमिट होता है तो जितना मास में बदलाव हुआ, जैसे कोई एलिमेंट के बारे में बताया कि ये अल्फा रेज इमिट करके इस चीज में कन्वर्ट हो गया, तो हम चेंज इन मास देखेंगे और भागा कर देंगे 4 से। जैसे कोई 6 अल्फा रेज इमिट कर दिया, इसका मतलब है 6 चौक 24 मास में कमी आया होगा। नंबर ऑफ बीटा रेज भी उसी तरह से निकल जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा रेज के बाद 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा रेज माइनस डेल्टा जेड। किसी एटम से कितना बीटा रेज और कितना अल्फा रेज निकला, इस दोनों के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे यूरेनियम 92 238, मान लीजिए कि 6 अल्फा रेज इमिट किया और 4 बीटा रेज इमिट किया, तो वो एलिमेंट बताना है और एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताना है जो बनेगा। ये एडवांस का क्वेश्चन आता है आजकल, और कितना आसान ही है, बता दीजिए आप लोग। हाँ 84 होगा, एटॉमिक नंबर 84 हो जाएगा। मास में इतना देरी क्या? हाँ तो और क्या, 6 अल्फा गया तो 24 कम जाएगा। तो नंबर ऑफ अल्फा रेज बराबर डेल्टा एम बाई 4 होता है, तो 6 दिया है, तो डेल्टा एम बराबर 6 चौक
24। देन ये मास नंबर कितना आ जाएगा 238 माइनस 24, 4 1 2 214। और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस डेल्टा जेड, तो 2 इंटू 6 अल्फा, डेल्टा जेड नहीं पता, नंबर ऑफ बीटा रेज दिया है 4, तो 4 बराबर 12 माइनस डेल्टा जेड, तो 8 बराबर डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड 8 कमेगा, तो जेड 92 माइनस 8 कितना आ जाएगा 84, है ना। और एलिमेंट कौन सा होगा, तो ओसो से टेपो चुरा लिया। देखो एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, हमको पता तो है नहीं। 8 8 16 18 34 18 52 52 32 84 पोलोनियम बन जाएगा, है ना। एक्स हो जाएगा पोलोनियम। लिख दिया, क्लियर। तो नंबर ऑफ अल्फा रेज और नंबर ऑफ बीटा रेज निकालने के लिए इससे हम लोग सीख जाए। अब इसी से जुड़ा हुआ टर्म रहता है हाफ लाइफ पीरियड। यदि कोई सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा रेज इमिट कर रहा है तो उसके चार्ज में और मास में कमी आएगा। तो मास में कमी आते आते उसका मास अपने इनिशियल मास का आधा भी हो सकता है, नहीं घट जाएगा। तो जितने दिन में कोई सब्सटेंस का अमाउंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाता है उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच ये सब्सटेंस reduced to half of initial amount।
known as हाफ लाइफ पीरियड। जैसे कि कोई सबस्टांस 1 ग्राम है आज, कुछ दिन के बाद ये आधा ग्राम हो जाएगा, फिर आधा से फिर 1/4 ग्राम हो जाएगा, 1/4 से फिर 1/8 ग्राम हो जाएगा। तो इसको एक हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे, इसको दूसरा हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे, और इसको तीसरा हाफ लाइफ पीरियड बोलेंगे। मतलब एक सबस्टांस 1 ग्राम से 1/8 ग्राम होने में कितना हाफ लाइफ लगाया? 3 हाफ लाइफ। एक सबस्टांस 1 ग्राम से 3 हाफ लाइफ के बाद वो कितना बच जाएगा? 1/8 ग्राम। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूला है। एक NT/N0, NT/N0 बराबर हाफ टू द पावर n, जहां n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, NT इज इक्वल टू काउंट एट टाइम t सेकेंड, N0 इज इक्वल टू काउंट एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, या इनिशियल काउंट है ना, या फिर क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल काउंट। देखो कैसे निकलेगा। NT, मान लो कि 1 ग्राम सबस्टांस इनिशियल लिए थे और आज 1/8 हो गया, तो NT कितना? 1/8। NT कितना? काउंट एट टाइम t सेकेंड कितना? 1/8। और इनिशियल कितना काउंट था? 1, बराबर हाफ टू द पावर n। तो 1/8 ही ना लिखेंगे इसको, बराबर हाफ टू द पावर n। ठीक है। अब 1/8 को लिख सकते हैं हाफ टू द पावर 3, बराबर हाफ टू द पावर n। दैट इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना आ जाएगा? 3। ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला, यदि टाइम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ पीरियड। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। किसी का टोटल टाइम अभी कितना हुआ है, जैसे 2 घंटा लगता है मान लो एक हाफ लाइफ में, तो सब मिला के 6 घंटा हुआ है। तो यदि पता रहे टोटल टाइम 6 घंटा और एक हाफ लाइफ में लगता है 2 घंटा, तो 6/2 बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3।
नंबर है तो यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ है ना, यूनिट नहीं। हो गया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला मिलता है केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, वो प्रूव वहीं पे होता है ना। टी हाफ लाइफ या T50 बराबर 0.693 बाई लैम्डा। ये लिख लेना, यदि इधर उधर कहीं काम आता है, फिजिक्स में काम आएगा, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में प्रूफ भी होगा, जहां पे लैम्डा को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट, है ना। ये प्रूव करते हैं, है ना। लैम्डा बराबर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो हाफ लाइफ पीरियड निकल जाता है, कितना देरी का हाफ लाइफ पीरियड होगा। नंबर नहीं लिखना है, हाफ लाइफ पीरियड निकला है ना, टाइम निकला है। हाफ लाइफ पीरियड T50 0.693 बाई लैम्डा। ठीक है।